मेरे प्यारे हमवतनों, मन की बात में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत खैर मकदम है। आज इस गुफ्तगू को शुरू करते हुए दिलो दिमाग में कितने ही जज्बात उभर रहे हैं। हमारा और आपका मन की बात का ये साथ अपने 99वें पायदान पर आ पहुंचा है। आमतौर पर हम सुनते हैं कि 99 का फेर बहुत कठिन होता है। क्रिकेट में तो नर्वस 90s को बहुत मुश्किल पड़ाव माना जाता है, लेकिन जहां हिंदुस्तान के हर फर्द के मन की बात हो, वहां की तरगीब ही कुछ और होती है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर मुल्क के लोगों में बहुत जोश है। मुझे बहुत सारे पैगाम मिल रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं। आज जब हम आज़ादी का अमृतकाल मना रहे हैं, नए अज़ाइम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो 100वें मन की बात को लेकर आपके मशवरों और ख्यालात को जानने के लिए मैं भी बहुत पुरजोश हूँ। मुझे आपके ऐसे मशवरों का बेसब्री से इंतज़ार है। वैसे तो इंतज़ार हमेशा होता है, लेकिन इस बार ज़रा इंतज़ार ज़्यादा है। आपके ये मशवरे और ख्यालात ही 30 अप्रैल को होने वाले 100वें मन की बात को और यादगार बनाएंगे। मेरे प्यारे हमवतनों, मन की बात में हमने ऐसे हज़ारों लोगों की बात की है जो दूसरों की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो बेटियों की तालीम के लिए अपनी पूरी पेंशन लगा देते हैं। कोई अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई माहौलियात और जानदारों की खिदमत के लिए वक्फ कर देता है। हमारे मुल्क में खैरख्वाही को इतना ऊपर रखा गया है कि दूसरों के आराम के लिए लोग अपना सब कुछ कुर्बान कर देने में भी झिझक नहीं महसूस करते। इसीलिए तो हमें बचपन से शीवी और दधीची जैसे जिस्म का अत्याग करने वालों की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। साथियों, जदीद मेडिकल साइंस के इस दौर में ऑर्गन डोनेशन किसी को ज़िंदगी देने का एक बहुत बड़ा ज़रिया बन चुका है। कहते हैं कि जब एक शख्स इंतकाल के बाद अपना जिस्म अतिया करता है, तो उससे 8 से 9 लोगों को एक नई ज़िंदगी मिलने का इम्कान पैदा होता है। इत्मीनान की बात है कि आज मुल्क में ऑर्गन डोनेशन के तई बेदारी भी बढ़ रही है। साल 2013 में हमारे मुल्क में ऑर्गन डोनेशन के 5000 से भी कम केसेस थे, लेकिन 2022 में ये तादाद बढ़कर 15,000 से ज़्यादा हो गई है। ऑर्गन डोनेशन करने वाले लोगों ने, उनके अहले खाना ने वाकई बहुत सवाब का काम किया है। साथियों, मेरा बहुत मुद्दत से मन था कि मैं ऐसा कार्य सवाब करने वाले लोगों के मन की बात जानूं और इसे हमवतनों के साथ भी शेयर करूं। इसलिए आज मन की बात में हमारे साथ एक प्यारी सी बिटिया, एक खूबसूरत गुड़िया के वालिदैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वालिद साहब का नाम है सुखबीर सिंह संधू जी और वालिदा का नाम है सुप्रीत कौर जी। ये परिवार पंजाब के अमृतसर में रहते हैं। बहुत मिन्नतों के बाद उन्हें एक बहुत खूबसूरत गुड़िया बेटी हुई थी। घर के लोगों ने बहुत प्यार से उसका नाम रखा था अबाबत कौर। अबाबत के माने दूसरे की खिदमत से जुड़ा है, दूसरों का दुख दूर करने से जुड़ा है। अबाबत जब सिर्फ 39 दिन की थी, तभी वो ये दुनिया छोड़कर चली गई। लेकिन सुखबीर सिंह संधू जी और उनकी अहलिया सुप्रीत कौर जी ने, उनके अहले खाना ने बहुत ही बाइस तरगीब फैसला किया। ये फैसला था 39 दिन की उम्र वाली बेटी के आज़ा के अतिया का, ऑर्गन डोनेशन का। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर सुखबीर सिंह और उनकी अहलिया मोहतरमा मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सुखबीर जी नमस्ते। नमस्ते माननीय प्रधानमंत्री जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। सुखबीर जी, मैं आज मन की बात के संबंध में सोच रहा था तो मुझे लगा कि अबाबत की बात इतनी प्रेरक है, वो आप ही के मुंह से सुनूं, क्योंकि घर में बेटी का जन्म जब होता है तो अनेक सपने, अनेक खुशियां लेकर आता है, लेकिन बेटी इतनी जल्दी चली जाए, वो कष्ट कितना भयंकर होगा उसका भी मैं अंदाज लगा सकता हूँ। जिस प्रकार से आपने फैसला लिया, तो मैं सारी बात जानना चाहता हूँ जी। सर, भगवान ने बहुत अच्छा बच्चा दिया था हमें। बहुत प्यारी गुड़िया हमारे घर में आई थी। उसके पैदा होते ही हमें पता चला कि उसके दिमाग में एक ऐसा नाड़ियों का गुच्छा बना हुआ है जिसकी वजह से उसके दिल का आकार बड़ा हो रहा है। तो हम हैरान हो गए कि बच्चे की सेहत इतनी अच्छी है, इतना खूबसूरत बच्चा है और इतनी बड़ी समस्या लेकर पैदा हुआ है।
तो पहले 24 दिन तक तो बहुत ठीक रहा बच्चा, बिल्कुल नॉर्मल रहा। अचानक उसका दिल एकदम काम करना बंद हो गया। तो हम जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेके गए। वहां डॉक्टरों ने उसको रिवाइव तो कर दिया, लेकिन समझने में टाइम लगा कि इसको क्या दिक्कत आई, इतनी बड़ी दिक्कत के छोटा सा बच्चा और अचानक दिल का दौरा पड़ गया। तो हम उसको इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ ले गए। वहां बड़ी बहादुरी से उस बच्चे ने इलाज के लिए संघर्ष किया, लेकिन बीमारी ऐसी थी कि उसका इलाज इतनी छोटी उम्र में संभव नहीं था। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की कि उसको रिवाइव करवाया जाए। अगर 6 महीने के आसपास बच्चा चला जाए तो उसका ऑपरेशन करने की सोची जा सकती थी, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। उन्होंने केवल 39 डेज की जब हुई तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसको दोबारा दिल का दौरा पड़ा है, अब उम्मीद बहुत कम रह गई है। तो हम दोनों मियां बीवी रोते हुए इस निर्णय पे पहुंचे कि हमने देखा था उसको बहादुरी से जूझते हुए, बार बार ऐसे लग रहा था जैसे कि अब चला जाएगी, लेकिन फिर रिवाइव कर रही थी। तो हमें लगा कि इस बच्चे का यहाँ आने का कोई मकसद है। तो उन्होंने जब बिल्कुल ही जवाब दे दिया तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम इस बच्चे के ऑर्गन डोनेट कर दें, शायद किसी और की जिंदगी में उजाला आ जाए। फिर हमने पीजीआई के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है उनमें संपर्क किया और उन्होंने हमें गाइड किया कि इतने छोटे बच्चे के केवल किडनीज ही दी जा सकती हैं। परमात्मा ने हिम्मत दी, गुरु नानक साहब का फलसफा है, इसी सोच से हमने डिसीजन ले लिया। नहीं, गुरुओं ने जो शिक्षा दी है उसको आपने जी करके दिखाया जी। सुरप्रीत जी हैं क्या, उनसे बात हो सकती है? जी सर। हेलो सुरप्रीत जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आप हमसे बात कर रहे हैं। आपने इतना बड़ा काम किया है और मैं मानता हूँ देश ये सारी बातें जब सुनेगा तो बहुत लोग किसी की जिंदगी बचाने के लिए आगे आएंगे। अबाबत का ये योगदान है, ये बहुत बड़ा है जी। सर, ये भी गुरु नानक पातशाह जी की शायद बख्शिश थी कि उन्होंने हिम्मत दी ऐसा डिसीजन लेने में। गुरुओं की कृपा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सुखबीर जी, जब आप अस्पताल में होंगे और ये हिला देने वाला समाचार जब डॉक्टर ने आपको दिया, उसके बाद भी आपने स्वस्थ मन से, आपने और आपकी श्रीमती जी ने इतना बड़ा निर्णय किया। गुरुओं की सीख तो है ही है, आपके मन में इतना बड़ा उदार विचार, और सचमुच में अबाबत का जो अर्थ सामान्य भाषा में कहे तो मददगार होता है, ये काम कर दिया। ये उस पल को मैं सुनना चाहता हूँ जी। सर, एक्चुअली हमारे एक फैमिली फ्रेंड है प्रिया जी, उन्होंने अपने ऑर्गन डोनेट किए थे, उनसे भी हमें प्रेरणा मिली। तो उस समय तो हमें लगा कि शरीर जो है पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। जो कोई बिछड़ जाता है, चला जाता है, तो उसका शरीर को जला दिया जाता है या दबा दिया जाता है। लेकिन अगर उसके ऑर्गन किसी के काम आ जाए तो ये भले का ही काम है। और उस समय हमें और गर्व महसूस हुआ जब डॉक्टर्स ने ये बताया हमें कि आपकी बेटी इंडिया की यंगेस्ट डोनर बनी है जिसके ऑर्गन सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट हुए। तो हमारा सर गर्व से ऊंचा हो गया कि जो नाम हम अपने पेरेंट्स का इस उम्र तक नहीं कर पाए, एक छोटा सा बच्चा आके इतने दिनों में हमारा नाम ऊंचा कर गया। और इससे और बड़ी बात है कि आज आपसे बात हो रही है इस विषय पे, हम प्राउड फील कर रहे हैं। सुखबीर जी, आज आपकी बेटी का सिर्फ एक अंग जीवित है ऐसा नहीं है। आपकी बेटी मानवता की अमर गाथा की अमर यात्री बन गई है। अपने शरीर के अंश के जरिए वो आज भी उपस्थित है। इस नेक कार्य के लिए मैं आपकी, आपकी श्रीमती जी की, आपके परिवार की सराहना करता हूं। थैंक यू सर। साथियों, ऑर्गन डोनेशन के लिए सबसे बड़ा जज्बा यही होता है कि जाते जाते भी किसी का भला हो जाए, किसी की जिंदगी बच जाए। जो लोग ऑर्गन डोनेशन का इंतज़ार करते हैं वो जानते हैं कि इंतज़ार का एक एक पल गुजरना कितना मुश्किल होता है। और ऐसे में जब कोई उज़ू का अतिया या जिस्म को अतिया करने वाला मिल जाता है तो उसमें खुदा का साया ही नज़र आता है। झारखंड की रहने वाली स्नेहलता चौधरी जी भी ऐसी ही थी जिन्होंने ईश्वर बनकर दूसरों को जिंदगी दी। 63 साल की स्नेहलता चौधरी जी अपना किडनी, हार्ट और लीवर अतिया कर गईं। आज मन की बात में उनके बेटे
भाई अभिजीत चौधरी जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे सुनते हैं। अभिजीत जी नमस्कार। प्रणाम सर। अभिजीत जी, आप एक ऐसी माँ के बेटे हैं जिसने आपको जन्म देकर एक प्रकार से जीवन तो दिया ही, लेकिन और जो अपनी मृत्यु के बाद भी आपकी माता जी कई लोगों को जीवन दे करके गई। एक पुत्र के नाते अभिजीत आप जरूर गर्व अनुभव करते होंगे। हाँ जी सर। आप अपनी माताजी के बारे में जरा बताइए, किन परिस्थितियों में ऑर्गन डोनेशन का फैसला लिया गया? मेरी माता जी सरायकेला बोल के एक छोटा सा गांव है झारखंड में, वहाँ पे मेरे मम्मी पापा दोनों रहते हैं। ये पिछले 25 साल से लगातार मॉर्निंग वॉक करती थी और अपने हैबिट के अनुसार सुबह 4 बजे अपने मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। उस समय एक मोटरसाइकिल वाले ने इनको पीछे से धक्का मारा और वो उसी समय गिर गई, जिससे उनको सर पे बहुत ज्यादा चोट लगा। तुरंत हम लोगों ने उनको सदर अस्पताल सरायकेला ले गए, जहाँ डॉक्टर साहब ने उनकी मरहम पट्टी की, पर खून बहुत निकल रहा था और उनको कोई सेंस नहीं था। तुरंत हम लोगों ने उनको टाटा मेन हॉस्पिटल लेके चले गए। वहाँ उनकी सर्जरी हुई। 48 घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद डॉक्टर साहब ने बोला कि वहाँ पे चांसेस बहुत कम है। फिर हमने उनको एयरलिफ्ट करके एम्स दिल्ली लेके आए हम लोग। यहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट हुई तकरीबन 7-8 दिन। उसके बाद पोजीशन ठीक था। एक दिन उनका ब्लड प्रेशर काफी गिर गया। उसके बाद पता चला उनकी ब्रेन डेथ हो गई है। तब फिर डॉक्टर साहब हमें प्रोटोकॉल के हिसाब ब्रीफ कर रहे थे ऑर्गन डोनेशन के बारे में। हम अपने पिताजी को शायद ये नहीं बता पाते कि ऑर्गन डोनेशन टाइप का भी कोई चीज होता है, क्योंकि हमें लगा वो उस बात को अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो उनके दिमाग से हम ये निकालना चाहते थे कि ऐसा कुछ चल रहा है। जैसे हमने उनको बोला कि ऑर्गन डोनेशन की बातें चल रही है, तब उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये मम्मी का बहुत मन था और हमें ये करना है। हम काफी निराश थे उस समय तक, जब तक हमें ये पता चला था कि मम्मी नहीं बच सकेगी। पर जैसे ही ये ऑर्गन डोनेशन वाला डिस्कशन चालू हुआ, वो निराशा एक बहुत ही पॉजिटिव साइड चला गया और हम काफी अच्छे, एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आ गए। उसको करते करते फिर हम लोग रात में 8 बजे काउंसलिंग हुई। दूसरे दिन हम लोगों ने ऑर्गन डोनेशन किया। इसमें मम्मी का एक सोच बहुत बड़ा था कि पहले वो काफी नेत्रदान और इन चीजों में, सोशल एक्टिविटीज में ये बहुत एक्टिव थी। शायद यही सोच को लेकर के ये इतना बड़ा चीज हम लोग कर पाए, और मेरे पिताजी का जो डिसीजन मेकिंग था इस चीज के बारे में, इस कारण से ये चीज हो पाया। कितने लोगों को काम आया अंग? इनका हार्ट, 2 किडनी, लिवर और दोनों आंख, ये डोनेशन हुआ था। तो 4 लोगों की जान और 2 जनों को आंख मिला है। अभिजीत जी, आपके पिताजी और माताजी दोनों नमन के अधिकारी हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और आपके पिताजी ने इतने बड़े निर्णय में आप परिवारजनों का नेतृत्व किया, ये वाकई बहुत ही प्रेरक है। और मैं मानता हूँ कि माँ तो माँ ही होती है, माँ एक अपने आप में प्रेरणा भी होती है, लेकिन माँ जो परंपराएं छोड़ करके जाती है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। अंगदान के लिए आपकी माता जी की प्रेरणा आज पूरे देश तक पहुंच रही है। मैं आपके इस पवित्र कार्य और महान कार्य के लिए आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभिजीत जी धन्यवाद जी, और आपके पिताजी को हमारे प्रणाम जरूर कह देना। जरूर जरूर, थैंक यू। साथियों, 39 दिन की अबाबत कौर हो या 63 साल की स्नेहलता चौधरी, उनके जैसे दानवीर हमें जिंदगी की अहमियत समझा कर जाते हैं। हमारे मुल्क में आज बड़ी तादाद में ऐसे ज़रूरतमंद हैं जो सेहतमंद ज़िंदगी की उम्मीद में किसी ऑर्गन डोनेट करने वाले का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे इत्मीनान है कि आज़ा के अतिया को आसान बनाने और हौसला अफजाई करने के लिए पूरे मुल्क में एक जैसी पॉलिसी पर भी काम हो रहा है। इस सम्मत में रियासतों के डोमिसाइल की शर्त को हटाने का भी फैसला लिया गया है, यानी अब मुल्क की किसी भी रियासत में जाकर मरीज़ ऑर्गन हासिल करने के लिए रजिस्टर करवा पाएगा। सरकार ने ऑर्गन डोनेशन के लिए 65 साल से कम उम्र की मुद्दत को भी ख़त्म करने का फैसला लिया है। इन कोशिशों के बीच मेरी हमवतनों से अपील है कि ऑर्गन डोनर्स ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आगे आएं। आपका एक फ़ैसला कई लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है, ज़िंदगी बना सकता है। मेरे प्यारे हमवतनों, ये नवरात्र का वक्त है, शक्ति की पूजा का वक्त है। आज हिंदुस्तान की जो सलाहियत नए सिरे से निखर कर सामने आ रही है, इसमें बहुत बड़ा किरदार हमारी ख़वातीन क़ुव्वत का है। हाल फिलहाल ऐसी कितनी ही मिसालें हमारे सामने आई हैं। आपने सोशल मीडिया पर एशिया की पहली खातून लोको पायलट
सुरेखा यादव जी को ज़रूर देखा होगा। सुरेखा जी एक और रिकॉर्ड कायम करते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस की भी पहली खातून लोको पायलट बन गई हैं। इसी महीने प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा और डायरेक्टर कार्तिकी गोन्जाल्विस उनकी डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट विस्पर्स ने ऑस्कार जीतकर मुल्क का नाम रोशन किया है। मुल्क के लिए एक और हुसूलियाबी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की साइंटिस्ट बहन ज्योतिर्मयी मोहिंती जी ने भी हासिल की है। ज्योतिर्मयी जी को केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में IUPAC का खुसूसी अवार्ड मिला है। इस साल की शुरुआत में ही भारत की अंडर 19 ख्वातीन क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीतकर नई तारीख रकम की। अगर आप सियासत की तरफ देखेंगे तो एक नई शुरुआत नागालैंड में हुई है। नागालैंड में 75 वर्षों में पहली बार 2 ख्वातीन MLA जीतकर असेंबली पहुंची हैं। इनमें से एक को नागालैंड सरकार में वजीर भी बनाया गया है, यानी रियासत के लोगों को पहली बार एक खातून वजीर भी मिली हैं। साथियों, कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात इन जाबाज बेटियों से भी हुई जो तुर्की में तबाहकुन ज़लज़ले के बाद वहाँ के लोगों की मदद के लिए गई थीं। ये सभी NDRF के दस्ते में शामिल थीं। इनकी हिम्मत और महारत की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। हिंदुस्तान ने UN मिशन के तहत अमन फौज में वुमेन ओनली प्लेटून की भी तैनाती की है। आज मुल्क की बेटियां हमारी तीनों अफवाज में अपनी बहादुरी का झंडा बुलंद कर रही हैं। ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी कॉम्बैट यूनिट में कमांड अपॉइंटमेंट पाने वाली फिजाइया की पहली खातून अफसर बनी हैं। उनके पास करीब 3000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। इसी तरह हिंदुस्तानी फौज की जाबाज कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली खातून अफसर बनी हैं। सियाचिन में जहां पारा -60 डिग्री तक चला जाता है, वहां शिवा 3 महीनों के लिए तैनात रहेंगी। साथियों, ये लिस्ट इतनी लंबी है कि यहाँ सबका जिक्र करना भी मुश्किल है। ऐसी सभी ख़वातीन हमारी बेटियां आज हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के ख्वाबों को तवानाई बख्श रही हैं। नारी शक्ति की ये तवानाई ही तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की रूह है। मेरे प्यारे हमवतनों, इन दिनों पूरी दुनिया में शफाफ तवानाई, रिन्यूएबल एनर्जी की खूब बात हो रही है। मैं जब दुनिया के लोगों से मिलता हूँ तो वो इस शोबे में हिंदुस्तान की हैरत अंगेज़ कामयाबियों की ज़रूर बात करते हैं। खासकर हिंदुस्तान सोलर एनर्जी के शोबे में जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है वो अपने आप में एक बड़ी हुसूलियाबी है। हिंदुस्तान के लोग तो सदियों से सूरज से ख़ास तौर से नाता रखते हैं। हमारे यहाँ सूरज की ताकत को लेकर जो साइंसी समझ रही है, सूरज की परस्तिश की जो रिवायत रही हैं, वो दीगर जगहों पर कम ही देखने को मिलती हैं। मुझे खुशी है कि आज हर अहले वतन शमसी तवानाई की अहमियत को भी समझ रहा है और क्लीन एनर्जी में अपना ताउन भी देना चाहता है। सबका प्रयास की यही स्पिरिट आज हिंदुस्तान के सोलर मिशन को आगे बढ़ा रही है। महाराष्ट्र के पुणे में ऐसी एक बेहतरीन कोशिश ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा है। यहाँ MSR ओलिव हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने तय किया कि वो सोसाइटी में पीने के पानी, लिफ्ट और लाइट जैसी इज्तिमाई इस्तेमाल की चीज़ें अब सोलर एनर्जी से ही चलाएंगे। इसके बाद इस सोसाइटी में सब ने मिलकर सोलर पैनल लगवाए। आज इन सोलर पैनल से हर साल करीब 90,000 किलोवाट बिजली पैदा हो रही है। इससे हर महीने लगभग 40,000 रुपए की बचत हो रही है। इस बचत का फ़ायदा सोसाइटी के सभी लोगों को हो रहा है। साथियों, पुणे की तरह ही दमन दीव में जो दीव है, जो एक अलग ज़िला है, वहाँ के लोगों ने भी एक अनोखा काम करके दिखाया है। आप जानते ही होंगे कि दीव सोमनाथ के पास है। दीव हिंदुस्तान का पहला ऐसा ज़िला बना जो दिन के वक्त सभी ज़रूरतों के लिए 100% क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है। दीव की इस कामयाबी का फार्मूला भी सबका प्रयास ही है। कभी यहाँ बिजली पैदावार के लिए वसाइल का चैलेंज था। लोगों ने इस चैलेंज के हल के लिए सोलर एनर्जी को चुना। यहाँ बंजर ज़मीन और कई बिल्डिंग्स पर सोलर पैनल्स लगाए गए। इन पैनल से दीव में दिन के वक्त जितनी बिजली की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा बिजली पैदा हो रही है। इस सोलर प्रोजेक्ट से बिजली खरीद पर खर्च होने वाले करीब 52 करोड़ रुपए भी बचे हैं। इससे माहौलियात की भी बड़ी हिफाजत हुई है। साथियों, पुणे और दीव इन्होंने जो कर दिखाया है, ऐसी कोशिशें मुल्क भर में कई और जगहों पर भी हो रही हैं। इनसे पता चलता है कि माहौलियात और कुदरत को लेकर हम हिंदुस्तानी कितने हसास हैं और हमारा मुल्क किस तरह मुस्तकबिल की नस्ल के लिए बहुत बेदार है।
मैं इस तरह की सभी कोशिशों की दिल से तारीफ करता हूँ। मेरे प्यारे हमवतनों, हमारे मुल्क में वक्त के साथ हालात के मुताबिक मुतअद्दिद रिवायत कायम होती हैं। यही रिवायात हमारी तहजीब की अहलियत बढ़ाती हैं और इसे हर रोज़ नई ज़िंदगी भी देती हैं। कुछ महीनों पहले ऐसी ही एक रिवायत शुरू हुई काशी में। काशी तमिल संगमम के दौरान काशी और तमिल इलाके के बीच सदियों से चले आ रहे तारीखी और तहजीबी रिश्तों को सेलिब्रेट किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जज्बा हमारे मुल्क को मजबूती देता है। हम जब एक दूसरे के बारे में जानते हैं, सीखते हैं, तो इत्तेहाद का ये जज्बा और गहरा होता है। यूनिटी की इसी स्पिरिट के साथ अगले महीने गुजरात के मुख्तलिफ हिस्सों में सौराष्ट्र तमिल संगमम होने जा रहा है। सौराष्ट्र तमिल संगमम 17 से 30 अप्रैल तक चलेगा। मन की बात के कुछ सामीन ज़रूर सोच रहे होंगे कि गुजरात के सौराष्ट्र का तमिलनाडु से क्या रिश्ता है। दरअसल सदियों पहले सौराष्ट्र के मुतादिद लोग तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में बस गए थे। ये लोग आज भी सौराष्ट्री तमिल के नाम से जाने जाते हैं। इनके खुर्दनोश, रहन सहन, समाजी रिवायत में आज भी कुछ कुछ सौराष्ट्र की झलक मिल जाती है। मुझे इस इनकाद को लेकर तमिलनाडु से बहुत से लोगों ने तारीफ भरे खत लिखे हैं। मदुरई के रहने वाले जय चंद्रन जी ने एक बड़ी ही जज्बाती बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि 1000 साल के बाद पहली बार किसी ने सौराष्ट्र तमिल के उन रिश्तों के बारे में सोचा है। सौराष्ट्र से तमिलनाडु आकर के बसे हुए लोगों को पूछा है। जयचंद्रन जी की बातें हजारों तमिल भाई बहनों की दिल की आवाज़ हैं। साथियों, मन की बात के सामीन को मैं आसाम से जुड़ी हुई खबर के बारे में बताना चाहता हूँ। ये भी एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को मजबूत करती है। आप सभी जानते हैं कि हम वीर लासित बोरफुकन जी की 400वीं जयंती मना रहे हैं। वीर लासित बोरफुकन ने जालिम मुगल सल्तनत के हाथों से गुवाहाटी को आज़ाद करवाया था। आज मुल्क उस अजीम जाबाज की लासानी जुर्रतमंदी से वाकिफ हो रहा है। कुछ दिन पहले लासित बोरफुकन की ज़िंदगी पर मबनी मजमून नवीसी की एक मुहिम चलाई गई थी। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि इसके लिए करीब 45 लाख लोगों ने मजमून भेजे। आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि अब ये एक गिनीज रिकॉर्ड बन चुका है। और सबसे बड़ी बात है, जो ज़्यादा खुशी की बात यह है कि वीर लासित बोरफुकन पर ये जो मजमून लिखे गए हैं, इसमें करीब 23 अलग अलग ज़बानों में लिखा गया है और लोगों ने भेजा है। इनमें आसामी ज़बान के अलावा हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला, बोडो, नेपाली, संस्कृत, संथाली जैसी ज़बानों में लोगों ने मजमून भेजे हैं। मैं इस कोशिश का हिस्सा बनने सभी लोगों की दिल से तारीफ़ करता हूँ। मेरे प्यारे हमवतनों, जब कश्मीर या श्रीनगर की बात आती है तो सबसे पहले हमारे सामने इसकी वादियाँ और डल झील की तस्वीर सामने आती है। हम में से हर कोई डल झील के नज़ारों का लुत्फ़ उठाना चाहता है, लेकिन डल झील में एक और बात ख़ास है। डल झील अपने जायकेदार लोटस स्टेम कमल के तनों या कमल ककड़ी के लिए भी जानी जाती है। कमल के तनों को मुल्क में अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जानते हैं। कश्मीर में इन्हें नादरो कहते हैं। कश्मीर के नादरों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इस डिमांड को देखते हुए डल झील में नादरों की खेती करने वाले किसानों ने एक FPO बनाया है। इस FPO में करीब 250 किसान शामिल हुए हैं। आज ये किसान अपने नादरों को बैरून मुल्क तक भेजने लगे हैं। अभी कुछ वक्त पहले ही इन किसानों ने 2 खेप UAE भेजी है। ये कामयाबी कश्मीर का नाम तो कर रही है, साथ ही इससे सैकड़ों किसानों की आमदनी भी बढ़ी है। साथियों, कश्मीर के लोगों की ज़राअत से ही जुड़ी हुई ऐसी ही एक और कोशिश इन दिनों अपनी कामयाबी की खुशबू फैला रही है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कामयाबी की खुशबू क्यों बोल रहा हूँ। बात है ही खुशबू की, सुगंध की ही तो बात है। दरअसल जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले में एक कस्बा है भदरवा। यहाँ के किसान दहाइयों से मक्के की रिवायती खेती करते आ रहे थे, लेकिन कुछ किसानों ने कुछ अलग करने की सोची। उन्होंने फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की खेती का रुख किया। आज यहाँ के करीब 2500 किसान यानी 2500 किसान लेवेंडर की खेती कर रहे हैं। इन्हें मरकज़ी हुकूमत के एरोमा मिशन से मदद भी मिली है। इस नई खेती ने किसानों की आमदनी में बड़ा इजाफा किया है और आज लेवेंडर के साथ साथ उनकी कामयाबी की खुशबू भी दूर दूर तक फैल रही है। साथियों, जब कश्मीर की बात हो, कमल की बात हो, फूल की बात हो, खुशबू की बात हो, तो कमल के फूलों पर विराजमान रहने वाली माँ शारदा का जिक्र आना बहुत फितरी है।
कुछ दिन पहले ही कुपवाड़ा में मां शारदा के अजीम उशान मंदिर का इफ्तिताह हुआ है। ये मंदिर उसी रास्ते पर बना है जहां से कभी शारदा पीठ के दर्शनों के लिए जाया करते थे। मकामी लोगों ने इस मंदिर की तामीर में बहुत मदद की है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को इस मुबारक काम के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मेरे प्यारे हमवतनों, इस बार मन की बात में बस इतना ही। अगली बार आपसे मन की बात के 100वें एपिसोड में मुलाकात होगी। आप सभी अपने मशवरे ज़रूर भेजिए। मार्च के इस महीने में हम होली से लेकर नवरात्रि तक कई पर्व और त्योहारों में मशगूल रहे हैं। रमज़ान का पाक महीना भी शुरू हो चुका है। अगले कुछ दिनों में श्री राम नवमी का महापर्व भी आने वाला है। इसके बाद महावीर जयंती, गुड फ्राइडे और ईस्टर भी आएंगे। अप्रैल के महीने में हम भारत की 2 अजीम हस्तियों का यौम पैदाइश भी मनाते हैं। ये 2 अजीम हस्ती हैं महात्मा ज्योतिबा फूले और बाबा साहेब आम्बेडकर। इन दोनों ही अजीम हस्तियों ने समाज में भेदभाव मिटाने के लिए कारहाय नुमाया अंजाम दिए। आज आज़ादी के अमृतकाल में हमें ऐसी अजीम हस्तियों से सीखने और मुस्तकिल तरगीब लेने की ज़रूरत है। हमें अपने फ़राइज़ को सबसे आगे रखना है। साथियों, इस वक्त कुछ जगहों पर कोरोना भी बढ़ रहा है, इसलिए आप सभी को एहतियात बरतनी है, सफाई का भी ध्यान रखना है। अगले महीने मन की बात के 100वें एपिसोड में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, नमस्कार।